क्या तुम सच में ये सोचते हो कि ये वीडियो तुमने खुद ढूंढा है? नहीं, इसे तुम तक भेजा गया है। किसी ताकत ने, किसी अदृश्य फोर्स ने तुम्हें यहां तक खींचकर लाया है, क्योंकि शायद अब तुम्हारे अंदर वो बेचैनी जाग चुकी है बदलाव की। इतिहास हमेशा उन लोगों को रास्ता दिखाता है जिनके अंदर सवाल उठते हैं, और शायद ब्रह्मांड समझ चुका है कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो बहाव में बहता है। तुम वो इंसान हो जो अपनी सोच को हथियार बनाना चाहता है। ये वीडियो एक साधारण समरी नहीं है, ये एक दरवाजा है ओल्ड सिविलाइजेशंस, एम्पायर बिल्डर्स, वॉरियर्स, किंग्स, फिलोसोफर्स और पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के हिडन पैटर्न्स का दरवाजा। वे पैटर्न्स जो आज भी तुम्हारी लाइफ को अननोइंगली कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करो, अगर तुमने इतिहास के वो असली नियम पढ़ लिए जिनसे एम्पायर्स उठते और गिरते हैं, अगर तुम जान गए कि किस तरह इंसानों का बिहेवियर, पावर, फियर, ग्रीड और सर्वाइवल हजारों साल से बिल्कुल उसी तरह चलता आया है, तो तुम अपनी लाइफ को सिर्फ बदलोगे नहीं, रीडिजाइन करोगे। ये संयोग नहीं है कि तुम अभी ये सुन रहे हो। हिस्ट्री के रूल्स वही लोगों तक पहुंचते हैं जो उन्हें सुनने के लिए तैयार होते हैं। और सच यही है, हम में से ज्यादातर अपनी ही लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं जो इंसान हजारों साल से करता आ रहा है। हम वही ट्रैप में गिरते हैं जिसमें पूरी सिविलाइजेशंस गिर चुकी हैं: फियर, कंफर्ट, लेजीनेस, ईगो और गलत डिसीजंस। इस ऑडियो बुक में तुम वही लॉज सीखोगे जो एम्परर्स, कॉन्करर्स, थिंकर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स को ड्राइव करते थे। तुम समझोगे कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम ही दिखाती है। तुम्हारी माइंडसेट, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे चॉइसेस, ये सब प्रिडिक्टेबल हैं और इतिहास इन सब का ब्लूप्रिंट पहले ही लिख चुका है। अब एक सवाल सीधे तुमसे: अगर तुम अपने डिसीजंस, अपने सोचने के तरीके और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को मास्टर कर सकते हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, आई चूज टू रीराइट माई हिस्ट्री, या मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से जब तुम सुनते भी हो और लिखते भी हो, तो तुम्हारा ब्रेन उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट करने की तैयारी शुरू कर देता है। और अब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डार्क ऑडियो बुक पर। आज की ऑडियो बुक समरी हल्की फुल्की नहीं है, ये हैवी है, डेंजरस है, माइंड शिफ्टिंग है। हम पूरे इतिहास को सिर्फ 8 ऐसे लेसन्स में तोड़ने वाले हैं जो किसी भी इंसान की लाइफ का पूरा डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर तुमने इनमें से सिर्फ एक लेसन भी सही से समझ लिया, तो तुम खुद महसूस करोगे कि आगे सुनना जरूरी है। और हमेशा की तरह पसंद आए तभी लाइक करना, नहीं आए तो बिल्कुल मत करना। अब समय बर्बाद नहीं करते, चलिए सीधे चलते हैं लेसन 1 पर। लेसन 1, मानव स्वभाव का असली नक्शा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि इंसान असल में चाहता क्या है? हम क्यों लालच करते हैं? क्यों डरते हैं? क्यों धोखा देते हैं? क्यों भरोसा करते हैं? क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? इतिहास हमेशा ये बताता है कि इंसान बदलता बहुत कम है और उसके हालात बदलते बहुत ज्यादा। इंसान का दिमाग चाहे आधुनिक हो गया हो, लेकिन स्वभाव वही है, वही पुराना, कच्चा, जंगली और अपने फायदे के लिए हर चीज को मोड़ने वाला। पिछले 5000 सालों की सभ्यता उठती और गिरती रही, मगर इंसानी दिमाग के पैटर्न लगभग वैसे ही रहे। यही पैटर्न तुम्हारी जिंदगी को चलाते हैं, तुम्हारे फैसले बनाते हैं और तुम्हारे भविष्य को गुपचुप तरीके से नियंत्रित करते हैं। आज हम इसी असली नक्शे पर बात करने वाले हैं, वो नक्शा जिसके बिना तुम खुद को समझ ही नहीं सकते। ये लेसन 1 सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक दर्पण है, और ये दर्पण जितना स्पष्ट होगा, तुम उतनी तेजी से बदलोगे। अब ध्यान से सुनो। इंसान की पहली सच्चाई: इंसान स्वभाव से स्वार्थी है। ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन यहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। हर इंसान सबसे पहले अपनी जरूरत, अपनी सुरक्षा, अपनी भूख, अपने डर, अपने फायदे के बारे में सोचता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, यही नेचर ने तय किया है। हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में जीते थे, उन्हें शेर से बचना था, भूख से लड़ना था, मौसम से जूझना था। उनका हर फैसला सर्वाइवल पर आधारित था। यही इंस्टिंक्ट्स आज भी हमारे साथ चले आ रहे हैं। तुम सोचते हो लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारे इमोशंस नहीं समझते। सच ये है कि वो अपनी दुनिया में उलझे हैं, अपनी रेस में भाग रहे हैं। इंसान तब तक किसी की परवाह नहीं करता जब तक उसे उसमें खुद का फायदा न दिखे। इन रिलेशनशिप्स, बिजनेस, फ्रेंडशिप्स, वर्क, सोशल मीडिया, हर जगह यही चल रहा है। अगर तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लोगे तो 2 फायदे मिलेंगे। पहला, तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे। दूसरा, तुम दूसरों को ज्यादा रियलिस्टिक नजर से देखोगे। और यहीं से असली पावर शुरू होती है। दूसरी सच्चाई: इंसान डर के आधार पर फैसले लेता है, तर्क के आधार पर नहीं। लोग सोचते हैं कि वे बहुत रैशनल हैं, लेकिन वैज्ञानिक स्टडीज ये बताती हैं कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस फियर ड्रिवन होते हैं। फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग जज्ड,
ये डर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को ऑपरेट करते हैं। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, साम्राज्य गिरे, राजा मारे गए, समाज टूटे, उनका मूल कारण डर था। डर से जन्मी क्रूरता, डर से पैदा हुई हिंसा, डर से पैदा हुई घृणा, और आज की मॉडर्न दुनिया में भी ये डर इतने ही पावरफुल हैं। तुम वो काम नहीं करते जिससे तुम्हें फायदा मिलेगा क्योंकि तुम अंदर से डरते हो। तुम नया काम शुरू नहीं करते क्योंकि तुम फेल होने से डरते हो। तुम अपनी बात खुलकर नहीं रखते क्योंकि तुम जज्ड होने से डरते हो। तुम बोल्ड डिसीजंस नहीं लेते क्योंकि तुम अनसर्टन फ्यूचर से डरते हो। और ये डर तुमने खुद नहीं बनाए, ये एवोल्यूशनरी वायरिंग है। नेचर ने इसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया, लेकिन मॉडर्न लाइफ में यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है। जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है वो खुद ही अपनी लिमिट्स तोड़ देता है। तुम्हें डर से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तीसरी सच्चाई, इंसान कन्वीनियंस के लिए बॉर्न लायर है। इतिहास दिखाता है कि इंसान कभी सच बोलने वाला प्राणी नहीं रहा। वो वही सच बोलता है जो उसके फायदे का हो। हम खुद से भी झूठ बोलते हैं ताकि हम अपनी गलतियों का बोझ महसूस न करें। तुम सोचते हो कि तुम ऑनेस्ट हो, लेकिन क्या सच में? क्या तुम खुद से कभी ये नहीं कहते, कल से शुरू करूंगा, मैं ठीक हूं, मैं चेंज करूंगा, लोगों ने कोशिश नहीं की इसलिए वो फेल हुए, मेरी सिचुएशन अलग है, मैं केपेबल हूं पर मौका नहीं मिला, मैं अनलकी हूं। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। और एक बड़ा सच बताऊं, इतिहास में कभी भी एक्सक्यूजेस ने एम्पायर नहीं बनाए। एक्सक्यूजेस सिर्फ लूजर्स का खाना है। विनर्स अनकंफर्टेबल फैक्ट्स को सीधे मुंह स्वीकार करते हैं। चौथी सच्चाई, इंसान पावर से आकर्षित होता है। तुम सोचते हो तुम्हें पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, सक्सेस चाहिए। नहीं, तुम्हें पावर चाहिए। लोग तुम्हारी बात सुने, लोग तुम्हें सीरियस लें, लोग तुम्हारा सम्मान करें, लोग तुम्हें नोटिस करें। ये डिजायर्स यूनिवर्सल हैं। हर इंसान, हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन इन्हीं पर चलती है। इतिहास में जितने भी नेता, राजा, वैज्ञानिक, दार्शनिक, विजनरी हुए, वे सब पावर की हंगर रखते थे। और ये हंगर ईविल नहीं है, ये ही वो ड्राइव है जिसने दुनिया को आगे बढ़ाया। अगर पावर की चाह न होती तो समाज का विकास रुक जाता। लेकिन पावर को समझना जरूरी है। पावर बैड नहीं होती, पावर सिर्फ बढ़ाती है जो तुम पहले से हो। अगर तुम कमजोर हो तो पावर तुम्हें और टूटेगा। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो पावर तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। पांचवी सच्चाई, इंसान बदलाव का विरोध करता है लेकिन बदलाव चाहता भी है। ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हर इंसान कहता है कि मुझे चेंज चाहिए, लेकिन असल में दिमाग बदलाव से डरता है। इसका कारण सरल है, दिमाग को सर्टेनिटी पसंद है। यह प्रेडिक्टेबिलिटी पर चलता है। चेंज मतलब रिस्क और रिस्क मतलब डेंजर। इसलिए लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, भले ही वो कंफर्ट जोन उन्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा हो। इतिहास बताता है कि बदलाव उन्हीं पर उतरता है जो तैयार होते हैं। बाकी लोग बदलते वक्त में कुचले जाते हैं। जैसे किंगडम्स गिरे, सोसाइटीज ढही, कल्चर्स मिटे। जो चेंज को समझा वही आगे बढ़ा। छठी सच्चाई, इंसान कंपैरिजन में जीता है। तुम खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि किसी और के पास तुमसे ज्यादा है। कंपैरिजन एक इनविजिबल पॉइजन है। हिस्ट्री में वॉर्स, हेट, कंपटीशन, जेलसी सब इसी से पैदा हुए। तुम्हारी मेंटल सफरिंग का 50% सिर्फ कंपैरिजन से आता है। सातवीं सच्चाई, इंसान को कहानी चाहिए, सच नहीं। लोग फैक्ट्स नहीं मानते, वे कहानी मानते हैं। इतिहास उसी ने लिखा जिसे कहानी सुनानी आती थी। रिलीजन, सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, मीडिया सब कहानियों पर चलते हैं। तुम खुद भी अपनी जिंदगी की एक कहानी लिखते हो और उसी को सच समझ लेते हो। अगर तुम अपनी कहानी बदल दोगे तो तुम्हारी रियलिटी बदल जाएगी। आठवीं सच्चाई, इंसान को डायरेक्शन चाहिए वरना वो भटक जाता है। इतिहास में हर सोसाइटी को एक लीडर चाहिए था, हर आर्मी को एक कमांडर चाहिए था, हर ट्राइब को एक गाइड चाहिए था। ये आज भी है। अगर तुम्हारी जिंदगी में दिशा नहीं है तो तुम अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहे हो। गोल क्लैरिटी, डेली डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट कंट्रोल, ये तीनों मिलकर इंसान को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। नौवीं सच्चाई, इंसान में अच्छाई भी है और बुराई भी, और दोनों परिस्थितियों से एक्टिवेट होती हैं। तुम किसी को अच्छा समझते हो क्योंकि उसने तुम्हारे सामने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इतिहास बताता है कि सही हालात में हर इंसान कुछ भी कर सकता है। सिचुएशंस इंसान को तय करती हैं। इसलिए खुद को सेंट समझने की गलती मत करो और दूसरों को डेविल समझने की भी नहीं। हर इंसान एक पोटेंशियल मिक्सचर है और बस सही दबाव चीजों को उजागर कर देता है। 10वीं सच्चाई, इंसान को मीनिंग चाहिए वरना वो भीतर से टूट जाता है। हर महान सिविलाइजेशन मीनिंग पर टिकती थी। लोग मीनिंग ढूंढते हैं, चाहे वो गॉड में हो, पर्पस में हो, ड्रीम में हो या लव में हो। मीनिंग के बिना इंसान खाली, वीक, डायरेक्शनलेस हो जाता है। तुम्हें भी अपनी लाइफ का एक पर्पस चाहिए, एक ऐसी वजह जिसके लिए तुम सुबह उठो और पूरी इंटेंसिटी से काम करो। अंत में एक कड़वी सच्चाई, तुम सोचते हो कि तुम खुद को जानते हो,
लेकिन सच ये है कि तुमने अभी तक खुद को छुआ भी नहीं। तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स, डिजायर्स, फियर्स, ये सब हजारों साल पुराने पैटर्न से आते हैं। जब तक तुम यही पैटर्न्स नहीं समझोगे, तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिख पाओगे। हिस्ट्री वही दोहराती है जो इंसान रिपीट करता है, और इंसान वही रिपीट करता है जो वो समझ नहीं पाता। अगर तुम इस पहले लेसन को पकड़ लोगे तो बाकी लेसन्स तुम्हारे माइंड को पूरी तरह रीशेप कर देंगे। लेसन 2, प्रकृति के नियम और इंसान की सीमाएं। तुम चाहे कितनी भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रख लो, चाहे तुम खुद को कितना भी पावरफुल समझ लो, सच यही है, प्रकृति के सामने तुम एक कंचे की तरह छोटे हो। इतिहास ये बताता है कि इंसान ने जितनी भी सिविलाइजेशंस बनाई, जितनी भी खोजें की, जितनी भी ऊंचाइयां छुईं, उन सब का पिता एक ही है, प्रकृति। और प्रकृति का कानून इंसान की भावनाओं, इच्छाओं या बहानों से नहीं बदलता। आज तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम उसी प्रकृति के नियमों में बंधे हो। ये लेसन उन सीमाओं की बात करता है जो तुमने नहीं बनाई, लेकिन जिनमें तुम बंद हो। और अगर इंसान अपनी लिमिट्स नहीं समझते तो वो खुद अपने ही अहंकार से नष्ट हो जाता है। हिस्ट्री इसका हजारों उदाहरण देती है। अब एक एक करके प्रकृति के उन नियमों को समझो जिन्हें तुम तोड़ नहीं सकते, केवल उनका प्रयोग कर सकते हो। पहला नियम, प्रकृति न्याय नहीं करती, सिर्फ संतुलन रखती है। लोग सोचते हैं कि दुनिया अनफेयर है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम, किसी की किस्मत चमकती है, किसी की जिंदगी अंधेरी। लेकिन प्रकृति न अच्छाई देखती है न बुराई, उसे सिर्फ बैलेंस चाहिए। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि ये बैलेंस है। अगर कोई अति करता है, लालच करता है, नेचर के खिलाफ जाता है, तो वो गिरता है क्योंकि ये भी बैलेंस है। Nature is not moral. Nature is mathematical. इतिहास में एम्पायर्स गिरने का असली कारण यही था। जब कोई साम्राज्य अपनी सीमा से ऊपर लूट, ठाठ और अति में जीने लगता है तो नेचर इक्विलिब्रियम वापस बनाने के लिए उसे गिरा देती है। रोम, ऑटोमन, पर्शिया, मंगोल्स, सबकी कहानी एक ही पैटर्न पर बनी है। तुम्हारी जिंदगी भी इसी पैटर्न पर चलती है। जब तुम डिसिप्लिन छोड़ते हो, नेचर तुम्हें केओस भेजती है। जब तुम फोकस खोते हो, नेचर तनाव भेजती है। जब तुम लेजी होते हो, नेचर तुम्हें डिके में धकेलती है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये बैलेंसिंग है। दूसरा नियम, प्रकृति हमेशा स्ट्रॉन्गर को सर्वाइवल देती है, लेकिन स्ट्रॉन्गर का मीनिंग शक्तिशाली नहीं, अडैप्टेबल होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गलत मतलब लोग ये समझते हैं कि सबसे ताकतवर जीतेगा। नहीं, सबसे अडैप्टिव इंसान जीतता है। इतिहास में वो स्पीशीज बचे जो बदलते हालातों के साथ खुद को बदल पाए। वो ट्राइब्स बचे जिन्होंने मौसम, भूख, युद्ध और समाज को समझकर खुद को ढाला। वो लोग आगे बढ़े जिन्होंने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी। तुम आज भी इसी नियम में बंधे हो। तुम्हें लगता है तुम स्टक हो, किस्मत खराब है, जीवन टेढ़ा है। नहीं, तुम अडैप्टिव नहीं हो पाए। तुम कंफर्ट जोन में अटके रहे। तुम बदलाव को एक्सेप्टेंस की जगह रेजिस्टेंस देते रहे। इस दुनिया में वो आदमी जीतता है जो सीख सकता है, बदल सकता है, एडजस्ट कर सकता है, जो सोचता है अगर दुनिया बदल रही है तो मैं भी बदलूंगा। तीसरा नियम, प्रकृति ऊर्जा मांगती है, आलस की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। देखो, हर चीज की एनर्जी कॉस्ट होती है और प्रकृति एनर्जी के हिसाब से रिवॉर्ड देती है। तुम अगर पूरे दिन कुछ ना करके रिलैक्स्ड रहना चाहते हो तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। कैसे? कम प्रोडक्टिविटी, कम कॉन्फिडेंस, कम रिस्पेक्ट, कम इनकम, कम डिसिप्लिन, कम मेंटल स्ट्रेंथ। नेचर कहती है यूज इट और लूज इट। तुम जिस मसल को यूज नहीं करते वो कमजोर होता है। तुम जिसका अभ्यास नहीं करते उसमें कौशल खोते हो। तुम जिस हैबिट को इग्नोर करते हो वो रस्ट बन जाती है। इतिहास के सभी वॉरियर्स, लीडर्स, थिंकर्स, बिल्डर्स एक चीज में कॉमन थे, दे डिडंट स्टॉप मूविंग, क्योंकि नेचर मोशन को प्रेफर करती है, स्टैग्नेशन को नहीं। चौथा नियम, प्रकृति डाइवर्सिटी चाहती है और इसी डाइवर्सिटी ने सिविलाइजेशंस बनाई हैं। तुम सोचते हो दुनिया में मतभेद बुरे हैं? नहीं, वे प्रकृति का डिजाइन है। डाइवर्सिटी ने आइडियाज, संस्कृति, कला, राजनीति, विज्ञान, फिलॉसफी सब पैदा किया। अगर सब इंसान एक जैसे सोचते तो मानव इतिहास 5 पन्नों में खत्म हो जाता। लेकिन डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी भी लाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, टेंशंस, क्लैशेस, ये सब नेचर का हिस्सा है। नेचर कोई ऐसी दुनिया नहीं चाहती जहां सब इंसान एक जैसे हों। वो कंपटीशन चाहती है ताकि इनोवेशन हो सके, ताकि ग्रोथ हो सके, ताकि स्ट्रॉन्गर सोसाइटीज राइज कर सकें। तुम्हारी जिंदगी में भी यही लागू होता है। तुम्हें डिफरेंट पीपल से फ्रिक्शन मिलेगा। यह फ्रिक्शन तुम्हारी ग्रोथ का असली ईंधन है जिसे लोग प्रॉब्लम समझ लेते हैं। पांचवा नियम, प्रकृति रिसोर्स ड्रिवन है, इमोशंस ड्रिवन नहीं। हिस्ट्री लिखने वाले किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स कभी इमोशंस से नहीं चले। उनका हर फैसला रिसोर्सेज पर आधारित होता था। जमीन, पानी, अनाज, लोग, धातु, पैसा, सेना। Resource is power.
Resource is survival. प्रकृति भी इसी लैंग्वेज में बात करती है और तुम्हारी जिंदगी भी इसी रूल पर चलती है। यदि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम, स्किल्स, कनेक्शंस, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, वेल्थ, तो जिंदगी तुम्हें हाशिए पर धकेल देगी, क्योंकि नेचर रिवॉर्ड्स द रिसोर्सफुल। इमोशनल होना गलत नहीं, लेकिन इमोशनल होकर डिसीजंस लेना प्रकृति के खिलाफ है। हिस्ट्री ने कभी इमोशनल सिविलाइजेशंस को सर्वाइव नहीं कराया। छठा नियम, प्रकृति समय की मालिक है और समय किसी की परवाह नहीं करता। समय नेचर का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये हर चीज को बदल देता है, हर चीज को तोड़ता है, हर चीज को खत्म करता है। Time kills everything. Empires, relationships, bodies, dreams, strength, beauty, youth. ये एक ऐसी नदी है जिसके बहाव में हर इंसान बहता है, चाहे वो राजा हो या साधारण। तुम आज जो कर रहे हो उसका परिणाम आज नहीं मिलता। नेचर हमेशा डिलेड रिवॉर्ड देती है। इसलिए हिस्ट्री कहती है, जो लगातार मेहनत करता है उसी के खाते में हार्वेस्ट आता है। जो कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है उसी की सक्सेस पक्की होती है। जो पेशेंस रखता है वही मैच्योर डिसीजंस ले पाता है। तुम्हारा आज का हर छोटा कदम तुम्हारे फ्यूचर का बड़ा शेप बना रहा है, चाहे तुम मानो या न मानो। सातवां नियम, प्रकृति साइकिल्स में चलती है और यह साइकिल इंसान तोड़ नहीं सकता। Season, economy, civilizations, wars, relationships, success, failure. सब साइकिल्स में ऑपरेट करते हैं। ग्रोथ, पीक, डिक्लाइन, फॉल, ये नेचुरल ऑर्डर है। हिस्ट्री में कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं टिका, क्योंकि साइकिल इटर्नल है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही चक्रों से गुजरती है। गुड डेज, बैड डेज, हाइज, लोज, एनर्जी, बर्नआउट, फोकस, डिस्ट्रैक्शन। इस साइकिल को समझ लेने वाला इंसान पैनिक नहीं करता। वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है राइज टेम्पररी है और फॉल भी टेम्पररी है। साइकिल डरने की चीज नहीं, समझने की चीज है। आठवां नियम, प्रकृति सच्चे मूल्य को पहचानती है, दिखावे को नहीं। आज की दुनिया फेक कॉन्फिडेंस, फेक लाइफस्टाइल, फेक विक्ट्रीज और फेक हैप्पीनेस से भरी है। लेकिन नेचर को दिखावा मूर्ख नहीं बना सकता। नेचर वैल्यू पर रिवॉर्ड देती है। तुम स्किलफुल हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम कंसिस्टेंट हो, तुम यूजफुल हो, तुमने अपनी एबिलिटीज ग्रो की हैं। अगर नहीं तो दिखावा कितना भी चमकदार हो, कोलैप्स तय है। और यदि हां, तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। हिस्ट्री इस ट्रूथ की सबसे बड़ी गवाह है। ग्रेटनेस कभी चमक से नहीं आती, हमेशा गहराई से आती है। नौवां नियम, प्रकृति जीतने वालों को चुनती नहीं, तैयार होने वालों को चुनती है। किस्मत किसे मिलती है? वही जिसे तैयार होना आता है। अपॉर्चुनिटी किसके पास जाती है? वही जिसके पास स्किल होती है। सक्सेस किसे मिलती है? वही जो लंबे समय तक गिरकर भी उठता है। नेचर रैंडमनेस पर नहीं, रेडीनेस पर रिवॉर्ड देती है। तुम्हारी कहानी कोई कॉस्मिक एक्सीडेंट नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम्हारी तैयारी से लिखी जा रही है। 10वां नियम, प्रकृति की सीमाएं स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। सीमा का मतलब कमजोरी नहीं होता, सीमा का मतलब डायरेक्शन होता है। प्रकृति की सीमाओं को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। तुम उड़ नहीं सकते, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, तुम हर चीज में बेस्ट नहीं बन सकते, तुम हर जगह नहीं पहुंच सकते, तुम हर बैटल नहीं जीत सकते। लेकिन तुम उस एक चीज में अनबीटेबल बन सकते हो जिसमें तुम एनर्जी डालते हो। यही वो जगह है जहां नेचर का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। अंतिम सच, प्रकृति तुम्हें फायदा नहीं देना चाहती। प्रकृति तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहती है, तुम्हें चैलेंज करना चाहती है, तुम्हें इवॉल्व करना चाहती है। हिस्ट्री बताती है, जो प्रकृति के खिलाफ जाते हैं नेचर उन्हें मिटा देती है, और जो प्रकृति के नियमों को समझकर चलते हैं उन्हें नेचर उन ऊंचाइयों तक पहुंचाती है जो बाकी लोग सपने में भी नहीं देख पाते। और अब अगर तुम सच में ये समझ चुके हो तो अगले लेसन में तुम वो चीज सीखोगे जो इंसान को हजारों साल से चलाती आई है। लेसन 3, जीव विज्ञान, संघर्ष और सर्वाइवल का कठोर सच। कभी सोचा है कि इंसान सच में कितना सभ्य है? हम खुद को सभ्य कहते जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सबसे गहरे लेयर्स में चलता है वो आज भी उतना ही जंगली है जितना हजारों साल पहले था। फर्क बस इतना है कि पुराने जंगल पत्थरों के थे और आज के जंगल कंक्रीट के। पहले इंसान भाला लेकर शिकार करता था, आज इंसान दिमाग का इस्तेमाल करके अपने जैसे इंसानों को मात देता है। पहले लड़ाई जमीन और खाने के लिए होती थी, अब लड़ाई पैसा, ताकत, नाम और स्टेटस के लिए होती है। मगर असल बात वही है। संघर्ष अब भी है, जानवरपन अब भी है और सर्वाइवल की लड़ाई अब भी है, बस चेहरा बदल गया है। जीव विज्ञान हमें यह बताता है कि इंसान का हर फैसला, हर डर, हर चाहत और हर संघर्ष उसके जेनेटिक प्रोग्राम से बना है।
हम खुद को जितना भी खास और आध्यात्मिक समझ लें, सच्चाई यही है कि हम आज भी उसी मूल कोड से चल रहे हैं जो लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों में था। आज इंसान सूट पहनकर मीटिंग में जाता है, लेकिन उसके अंदर वही जानवर बैठा है जो खतरा सूंघते ही अलर्ट हो जाता है। वही जानवर जो संसाधन देखता है और कब्जा करने की चाह पैदा होती है। वही जानवर जो सेक्स, पावर और सुरक्षा की तलाश में रहता है। सभ्यता ने इंसान को ढका जरूर है, बदला नहीं। अगर तुम ध्यान से अपना दिन देखो तो तुम्हें हर जगह सर्वाइवल ही सर्वाइवल दिखेगा। तुम पैसे कमाते हो क्योंकि तुमको सुरक्षित रहना है। तुम लोगों को खुश रखते हो क्योंकि तुम्हें समाज का हिस्सा बने रहना है। तुम रिश्ते बनाते हो क्योंकि इंसान सामूहिक जीव है। तुम गुस्सा होते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर रक्षा का प्राचीन सिस्टम है। और तुम डरते हो क्योंकि डर इंसान को नुकसान से बचाता है। ये सब कुछ आधुनिक दुनिया की वजह से नहीं है। ये सब तुम्हारे खून, तुम्हारी नसों और तुम्हारी डीएनए में चलता आया असली प्रोग्राम है। विल और एरियल ड्यूरेंट कहते हैं कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति उसे हमेशा उसके मूल रूप की याद दिलाती है। जब संकट आता है, जब खतरा बढ़ता है, जब भूख लगती है, जब पहचान खतरे में पड़ती है, जब अहंकार को चोट लगती है, तब इंसान सभ्यता की परतें उतार फेंकता है और अपने असली रूप में आ जाता है। यही वजह है कि दुनिया के इतिहास में हर बड़े युद्ध के पीछे इंसानी जीव विज्ञान छिपा होता है। साम्राज्य इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जीवों की तरह इंसान भी संसाधनों पर कब्जा चाहता है। राजा इसलिए ताकत इकट्ठी करते हैं क्योंकि शक्ति का आकर्षण इंसान की न्यूरोलॉजी में भरा हुआ है। समाज इसलिए टूटते हैं क्योंकि इंसानी स्वभाव सहयोग और संघर्ष दोनों को लेकर पैदा हुआ है। सोचो, जब कोई इंसान तुम्हारी अवहेलना करता है, तुम्हारे अंदर तुरंत आग क्यों जलती है? क्योंकि अवहेलना को दिमाग खतरे के रूप में पड़ता है। ये हमारे पूर्वजों के लिए मौत के बराबर था, क्योंकि जमात से बाहर होना मतलब सुरक्षित जगह खोना। यही वजह है कि आज भी हमें बातें छोटी लगती हैं लेकिन प्रतिक्रिया बड़ी। तुम सोचते हो कि ये अहंकार है, लेकिन असल में ये जीव विज्ञान है। अब सर्वाइवल की बात करते हैं। इंसान का पूरा दिमाग इसी पे बना है। जैसे ही इंसान पैदा होता है, उसका दिमाग दो चीजें सीखता है। पहला, कैसे बचना है, और दूसरा, कैसे आगे बढ़ना है। ये दो प्रोग्राम कभी रुकते नहीं। चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे रिश्ते निभा रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, हर जगह तुम्हारे अंदर यही दो फोर्स लड़ती रहती हैं। डर तुम्हें रोकता है और महत्वाकांक्षा तुम्हें आगे धकेलती है। कभी डर जीत जाता है और तुम अवसर खो देते हो। कभी महत्वाकांक्षा जीत जाती है और तुम वो हासिल कर लेते हो जो लोग नामुमकिन समझते हैं। समस्या ये है कि आधुनिक दुनिया तेजी से बदल गई है, लेकिन जीव विज्ञान धीमा है। तुम्हारा दिमाग आज भी हजारों साल पुराने माहौल के हिसाब से बना है। इसलिए वो सोशल मीडिया की तुलना को खतरे की तरह पढ़ता है, जबकि कोई खतरा नहीं। वो नफरत को हमला समझ लेता है, जबकि ये सिर्फ शब्द होते हैं। वो देर रात मोबाइल चेक करता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ मिस होने वाला है। ये भी सर्वाइवल की ट्रिक है। वो टॉक्सिक लोगों को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि जमात से अलग हो जाऊंगा। इन सब की जड़ जीव विज्ञान है। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिक से चलते हो, लेकिन असल में तुम्हें तुम्हारी प्राचीन इंस्टिंक्ट्स चलाती हैं। इतिहास में हर समाज, हर सभ्यता और हर साम्राज्य इसी जीव वैज्ञानिक शक्ति के कारण खड़ा हुआ और इसी शक्ति के कारण गिरा भी। जब लोग एकजुट होते हैं तो सुरक्षा मिलती है। जब सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है। जब संसाधन बढ़ते हैं तो स्थिरता आती है। लेकिन जब सुरक्षा खतरे में पड़ती है, संसाधन कम होते हैं या शक्ति असंतुलित हो जाती है, तो समाज युद्ध, हिंसा और विभाजन की तरफ बढ़ता है। ये कोई नैतिक कहानी नहीं है, ये शुद्ध जीव विज्ञान है। जो चीजें जीव को कमजोर बनाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जो चीजें उसे मजबूत बनाती हैं वो टिकती हैं। अब बात करते हैं इंसानी संघर्ष की। संघर्ष सिर्फ युद्ध का नाम नहीं है। संघर्ष तुम्हारे हर दिन का हिस्सा है। जब तुम खुद से लड़ते हो वो भी संघर्ष है। जब तुम आदत बदलते हो वो भी संघर्ष है। जब तुम अपने डर को हराते हो वो भी संघर्ष है। जब तुम किसी बड़ी चीज की तैयारी करते हो वो भी संघर्ष है। इंसान संघर्ष से बच नहीं सकता, क्योंकि बिना संघर्ष के विकास नहीं होता। प्रकृति किसी ऐसे जीव को मौका नहीं देती जो आराम से बैठा रहे। जो भी जानवर अपनी ताकत, अपनी गति और अपने कौशल को कमजोर कर देता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी भी यही कहती है। अगर तुम कोशिश बंद कर दोगे, अगर तुम बदलना बंद कर दोगे, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे, तो तुम भी उसी तरह पीछे छूट जाओगे जैसे पुराने जमाने में कमजोर जीव छूट जाते थे। आज की दुनिया में सर्वाइवल का मतलब है मानसिक ताकत। जिसने ये ताकत नहीं सीखी वो तनाव, तुलना, नफरत, डर और असफलता के सामने टूट जाता है। जीव विज्ञान हमें एक और क्रूर सच बताता है। इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों जन्मजात होती हैं। हमने सभ्यता बनाकर अच्छाई को मजबूत किया, लेकिन बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ईर्ष्या, गुस्सा, हिंसा, बदला और लालच, ये हमारी प्राकृतिक केमिस्ट्री का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं और कुछ लोग इसके गुलाम बन जाते हैं। इतिहास में जितने भी तानाशाह, अत्याचारी और क्रूर राजा हुए, वे कोई एक्स्ट्रा ईविल लोग नहीं थे।
वे बस अपनी बुरी प्रवृत्तियों को मुक्त छोड़ चुके थे। और जो महापुरुष हुए, जो महान लोग हुए, वे भी कोई एक्सेट्रा देवता नहीं थे। उन्होंने बस अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को अनुशासन में रखा, सही दिशा दी। तुम्हारी ताकत भी इसी बात में है। तुम ये नहीं तय कर सकते कि तुम्हारे अंदर कौन सी प्रवृत्ति पैदा हुई है, लेकिन तुम ये तय जरूर कर सकते हो कि कौन सी प्रवृत्ति को तुमने बढ़ाना है और किसे खत्म करना है। ये फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब बात करते हैं सबसे गहरी बात। इंसान का दिमाग हमेशा कमी पर ध्यान देता है। ये जीव विज्ञान है। जंगल में कमी थी, भोजन कम था, आश्रय कम था, सुरक्षा कम थी। इसलिए दिमाग हमेशा सबसे बुरी चीज की भविष्यवाणी करता है। ये तरीका जान बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन आज ये तरीका खुशियां बर्बाद कर देता है। आज तुम्हें शेर नहीं खाएगा, मगर दिमाग हर चीज में खतरा ढूंढता है और तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लेता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा आत्मविश्वास कम है, लेकिन कारण यह है कि तुम्हारा दिमाग आज भी प्राचीन दुनिया में अटका हुआ है। तो असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया इतनी मुश्किल क्यों है। असली सवाल ये है कि तुमने अपने दिमाग को आधुनिक दुनिया के हिसाब से ट्रेन किया है या नहीं। तुम जितना अपने दिमाग को समझोगे, उतना खुद को कंट्रोल कर पाओगे। जितना खुद को कंट्रोल करोगे, उतनी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आएगी। इतिहास कहता है कि इंसान तब जीतता है जब वो अपने स्वभाव को समझ लेता है। जो खुद को नहीं समझता, वो बार बार वही गलतियां करता है, वही डर में जीता है, वही टॉक्सिक लोगों में फंसता है, वही गलत फैसले लेता है, वही जीवन बर्बाद करता है। लेकिन जो अपने अंदर के जानवर, अपने अंदर के भय, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, वही खुद को सच में बदलता है। इसीलिए लेसन 3 तुम्हें एक ही बात समझाता है। तुम सभ्य दुनिया में रहते हो, लेकिन लड़ाई अब भी वही है, बस हथियार बदल गए हैं। आज का युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। और अगर तुम इस अंदर के युद्ध को जीतना सीख गए, तो तुम दुनिया के किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। लेसन 4 जाति, संस्कृति और सभ्यताओं का अदृश्य ढांचा। कभी सोचा है कि इंसान खुद को कितना आजाद समझता है, लेकिन असल में वो कितना बंधा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम अपनी सोच खुद बनाते हो, तुम अपनी जिंदगी के रास्ते खुद चुनते हो। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा उन चीजों से नियंत्रित होता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, किस समाज में हुआ, किस संस्कृति ने तुम्हें घेरा, किस भाषा ने तुम्हारी सोच को आकार दिया, किस नियम ने तुम्हें सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पहचान तुमने खुद बनाई, लेकिन असल में तुम्हारी पहचान तुम्हें दी गई थी। तुम उसे बस ढो रहे हो। विल और एरियल ड्यूरेंट कहते हैं कि सभ्यता एक अदृश्य पिंजरा है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हें हर दिशा से पकड़ कर रखती है। तुम उसकी सीमा को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुमने उन सीमाओं को सत्य मान लिया है। तुम हर दिन जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से रिएक्ट करते हो, जिस तरह से जीते हो, वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है। तुमने चुना नहीं, तुमने बस स्वीकार किया। सभ्यताएं इंसान को सुरक्षा देती हैं, लेकिन बदले में उसकी स्वतंत्रता छीन लेती हैं। ये सौदा इंसान हजारों साल से करता आया है। जंगल में जीने वाला इंसान आजादी तो पा लेता था, लेकिन सुरक्षा खो देता था। सभ्य इंसान सुरक्षा तो पा लेता है, लेकिन आजादी खो देता है। इतिहास में हर सभ्यता ने अपने अंदर के लोगों को नियम से बांधा है। कुछ नियम जरूरी थे, कुछ नियम बस सत्ता बचाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन इंसान ने नियमों को इतना सामान्य मान लिया कि उसे अब वे कैद नजर ही नहीं आते। अब जाति या समूह की बात करते हैं। इंसान समूहों में पैदा होता है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन यही समूह आगे चलकर उसकी पहचान की जंजीर बन जाते हैं। तुम जिस समुदाय में पैदा हुए, उसी ने तय कर दिया कि तुम बचपन में कैसी बातें सुनोगे, तुम्हें किस पर यकीन करना है, किससे डरना है, किसे सम्मान देना है, किसे दुश्मन मानना है, तुम्हें कैसे जीना है और कैसे मरना है। तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हारी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन ये समाज की सोच तुम्हारे अंदर डाउनलोड हुई होती है। इतिहास कहता है कि समाज हमेशा व्यक्तित्व से बड़ा होता है। सभ्यता हमेशा व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। इंसान जब समूह में होता है तो उसकी समझ कमजोर पड़ जाती है और वो वही मानता है जो उसे सिखाया जाता है। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी बड़े संघर्ष, दंगे, युद्ध और विभाजन हुए, वे व्यक्तिगत नफरत से नहीं, समूह की पहचान से पैदा हुए। जब इंसान को लगता है कि उसका समूह खतरे में है, वो खुद को भूलकर हिंसक हो जाता है। ये प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है और आज भी इतनी ही शक्तिशाली है। अब संस्कृति पर आते हैं। संस्कृति सभ्यता का दिल होती है। ये बताती है कि इंसान को क्या करना है, कैसे जीना है, कौन सा व्यवहार अच्छा है, कौन सा बुरा। यह मानव मस्तिष्क पर सबसे गहरा प्रभाव डालती है। संस्कृति ही इंसान को सिखाती है कि उसकी सीमाएं कहां तक हैं। समस्या यह है कि इंसान संस्कृति को अपनी असली पहचान समझ लेता है, जबकि असल में संस्कृति सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है। तुम जिस माहौल में हो, उसी का रंग पकड़ लेते हो। जिस भाषा में सोचते हो, उसी भाषा की सीमाएं तुम्हारी कल्पना को भी सीमित कर देती हैं।
जो बातें बचपन में डर की तरह डाली गईं, वे बड़े होकर भी तुम्हें कैद करके रखती हैं बिना तुम्हें पता चले। लेकिन इसके पीछे एक और कठोर सच है। सभ्यता और संस्कृति इंसान को बहुत धीरे धीरे बदलती हैं। इंसान की तकनीक बदल सकती है, उसके शहर बदल सकते हैं, उसके कपड़े बदल सकते हैं, उसका रहन सहन बदल सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता उतनी जल्दी नहीं बदलती। यही कारण है कि आज भी इंसान वही गलतियां दोहराता है जो हजारों साल पहले की थी। सबूत साफ है। आज भी सत्ता के लिए संघर्ष होता है, आज भी धर्म और पहचान के नाम पर विवाद होता है, आज भी लोग लालच और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। सभ्यता ने हमें सजाया जरूर है, बदला नहीं। अगर तुम गौर करोगे तो तुम देखोगे कि हर समाज के अंदर एक फायदा और नुकसान आता है। फायदे ये कि समाज तुम्हें भाषा देता है, सुरक्षा देता है, नियम देता है और व्यवस्था देता है। नुकसान ये कि समाज तुम्हें सोचने का तरीका थोप देता है, तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमित करता है और तुम्हें एक खास दायरे में बांध देता है। ये दायरा जितना छोटा होता है, व्यक्ति उतना ही कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास में महान लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने समाज की सीमाओं को चुनौती दी, जिन्होंने अपनी संस्कृति को सवाल किया, जिन्होंने कहने की हिम्मत की कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे परे सोच सकता हूं। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें पहला कदम ये उठाना होगा कि तुम मानो कि तुमने अब तक जितना भी सोचा है वो तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे विचार सब उधार लिए हुए हैं। जन्म से तुम्हारे सिर में भर दिए गए, तुम बस उन्हें जीते चले गए। जब तक इंसान इस बात को नहीं समझता, वो अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। इतिहास हमें बताता है कि सभ्यता जितनी शक्तिशाली होती है, उतने ही शक्तिशाली उसके भ्रम होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे समाज के नियम दुनिया के नियम हैं, जबकि वे सिर्फ एक खास जगह के नियम हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी संस्कृति सबसे सही है, जबकि हर संस्कृति खुद को सही समझती है। ये भ्रम इंसान को लड़ाता है, बांटता है और कमजोर बनाता है। और इन भ्रमों को खत्म करने के लिए इंसान को सीखना पड़ता है कि वो खुद से बाहर निकल कर देखे। अब सोचो, इंसान की सीमाएं असल में क्या हैं? क्या इंसान इसलिए सीमित है क्योंकि वो कमजोर है? नहीं, इंसान इसलिए सीमित है क्योंकि वो चीजें सच मान लेता है जो समाज उसे बताता है। इतिहास में जितने भी लोग महान बने, उन्होंने वही काम किया जो आम लोग असंभव मानते थे। फर्क केवल इतना था कि वे समाज की सीमाओं को सच नहीं मानते थे। उन्होंने खुद सवाल किए, खुद जांचा, खुद समझा। तुम भी अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें यही करना होगा। तुम्हें अपनी संस्कृति को देखना होगा, जांचना होगा, चुनना होगा कि क्या रखना है और क्या फेंकना है। क्योंकि जो चीज तुम्हें मजबूत बनाए उसे अपनाओ, और जो चीज तुम्हें कैद करे उसे छोड़ दो। सभ्यता इंसान को ज्ञान देती है, लेकिन डर भी देती है। संस्कृति इंसान को ताकत देती है, लेकिन सीमाएं भी देती है। और जाति या समूह इंसान को पहचान देते हैं, लेकिन कभी कभी उस पहचान के कारण इंसान अपना असली रूप ही भूल जाता है। इसीलिए इतिहास हमेशा यही कहता है कि खुद को समझो, ताकि तुम जान सको कि समाज ने तुम्हारी सोच पर कितना असर डाला है। जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम सच में स्वतंत्र हो पाओगे, क्योंकि इंसान की वास्तविक स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। सबसे अंत में यह समझो कि सभ्यता को बदलना आसान नहीं है, लेकिन खुद को बदलना आसान है। तुम अगर ये समझ पाओ कि कौन सी बात तुम्हारी अपनी है और कौन सी बात संस्कृति ने तुम पर थोपी है, तो तुम अपने जीवन का नियंत्रण वापस पालोगे। और जब व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण ले लेता है, तो वो समाज के ढांचे से ऊपर उठ जाता है। ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं, समाज नहीं। लेसन 4 तुम्हें यही सिखाता है कि इंसान जितना खुद को आजाद समझता है, वो उतना ही बंधा होता है। लेकिन जिसने इन अदृश्य दीवारों को पहचान लिया, वो उन दीवारों को तोड़ भी सकता है। और अगर तुमने ये कर लिया, तो समाज तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा, तुम समाज को नियंत्रित करोगे। लेसन 5 चरित्र, नैतिकता और मानव व्यवहार के पैटर्न। क्या तुमने कभी सोचा कि इंसान का असली चरित्र क्या होता है? वो जो दूसरों को दिखाता है, या वो जो अपनी बंद आंखों में खुद को दिखता है? समाज हमेशा कहता है कि इंसान का चरित्र वही है जो वो लोगों के सामने करता है, लेकिन इतिहास कहता है कि इंसान का असली चरित्र वही है जो वो तब करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी खुद की नजरों में भी ईमानदार नहीं होते। चरित्र की परिभाषा बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन इसकी असलियत बदसूरत है, क्योंकि चरित्र इंसान के फैसलों से नहीं बनता, बल्कि उसकी आदतों, उसके डर, उसके लालच और उसकी प्रवृत्तियों से बनता है। तुम चाहे जितना खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करो, चाहे कितने ही चेहरे लगा लो, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे व्यवहार के पैटर्न से ही सामने आती है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिनका बाहरी चेहरा शांत होता है, लेकिन भीतर ज्वालामुखी दबा होता है। अब समझो कि इंसानों के व्यवहार में पैटर्न क्यों बनते हैं। मनुष्य हजारों साल तक संघर्ष करता आया है। उसी संघर्ष ने उसके दिमाग में कुछ व्यवहार स्थायी रूप से लिख दिए हैं, जैसे डर,
जैसे लालच, जैसे ईर्ष्या, जैसे प्रतिस्पर्धा। इंसान सोचता है कि वो आधुनिक हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग आज भी वही प्राचीन मशीन है जो जंगल में खतरे से बचकर जीना सीख रही थी। इसलिए जब तुम किसी इंसान का व्यवहार देखो तो ये मत सोचो कि वो अचानक वैसा बना है। वो कई सदियों से ऐसे ही बनता आया है। अब आते हैं नैतिकता पर। जितना सुंदर शब्द है उतना ही झूठा भी। लोग सोचते हैं कि नैतिकता इंसान को अच्छा बनाती है, लेकिन तुम्हें सच पता होना चाहिए, नैतिकता कभी सार्वभौमिक नहीं रही और न कभी होगी। जो एक समाज में अच्छा है वो दूसरे में गलत है। जो एक समय में पवित्र माना जाता था वो दूसरे समय में अपराध माना गया। नैतिकता इंसान का सत्य नहीं है, समाज का नियम है। लोग इसे सच इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर वे इसे न माने तो समाज टूट जाएगा। इतिहास में हर सभ्यता ने अपनी नैतिकता बनाई और हर बार जब सत्ता बदली नैतिकता भी बदल गई। लेकिन इंसान को यह समझ नहीं आता कि वो अपनी नैतिकता को अंतिम सत्य क्यों मान रहा है, जबकि उसका आधार ही बदलने वाला है। नैतिकता हमेशा समय, सत्ता और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। इसलिए अगर कोई इंसान सोचता है कि वो नैतिक है तो ये बस उसकी प्रोग्रामिंग है। असली सवाल ये नहीं कि तुम कितने नैतिक हो, असली सवाल ये है कि तुम कितने सचेत हो कि तुम्हारी नैतिकता तुम्हारी नहीं है। अब चरित्र पर वापस आते हैं। चरित्र वही है जो कठिन परिस्थितियां तुम्हारे अंदर से बाहर निकालती हैं। इंसान तब अच्छा लगता है जब उसकी परीक्षा नहीं होती, लेकिन जैसे ही हालात कठिन होते हैं असली रूप बाहर आता है। इतिहास में जितने भी महान या भयावह इंसान हुए, सबके चरित्र का सच मुश्किल समय में ही सामने आया। कोई डर के आगे झुक गया, कोई सत्ता के लालच में अंधा हो गया, कोई अपने सिद्धांतों के लिए मर गया और कोई दूसरों को मारने लगा। इंसान का असली चेहरा वही होता है जो दबाव में दिखता है। अब सवाल उठता है कि इंसान का व्यवहार कभी स्थायी क्यों नहीं होता। इसका कारण सरल है। इंसान अपने भावनाओं का गुलाम है। वो तर्क से कम और भावना से ज्यादा चलता है, और भावनाएं ऐसे बदलती हैं जैसे हवा का रुख। डर आदमी को शांत से हिंसक बना सकता है, शक्ति आदमी को विनम्र से निर्दयी बना सकती है, अकेलापन इंसान को कमजोर या मजबूत दोनों बना सकता है, प्रेम इंसान को पागल बनाने की ताकत रखता है। यही कारण है कि मानव व्यवहार कभी एक जैसा नहीं रह सकता। यदि तुम सोचते हो कि तुम दूसरों को समझते हो तो ये भ्रम है। इंसान खुद को नहीं समझता, फिर दूसरों को कैसे समझेगा। हर इंसान के भीतर एक अंधेरा हिस्सा होता है जो समाज और सभ्यता के डर से छुपा रहता है। ये वही हिस्सा है जो तनाव, लालच या गुस्से में बाहर आता है। इसलिए किसी इंसान को जानना आसान नहीं है, उसके व्यवहार के पैटर्न को पहचानना जरूरी है, क्योंकि पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान बोल सकता है, पैटर्न नहीं। अब सोचो, समाज क्यों चाहता है कि लोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करके रखें? क्योंकि अगर इंसान अपने असली रूप में खुल जाए तो समाज टिक नहीं पाएगा। इसलिए समाज उसे नैतिकता का बोझ देता है, नियम देता है, कानून देता है, आदर्श देता है, ताकि इंसान काबू में रहे। इतिहास हमें ये बताता है कि हर समाज में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वे जो नियमों का पालन करते हैं क्योंकि वे डरते हैं, और दूसरे वे जो नियम तोड़ते हैं क्योंकि वे समझते हैं। तुम कौन हो, ये तुम पर है। अब बात करते हैं व्यवहार के सबसे गहरे पैटर्न की। यह पैटर्न हमेशा तीन चीजों पर आधारित होता है। पहला डर, दूसरा इच्छा और तीसरा आवश्यकता। डर इंसान को भागने पर मजबूर करता है, इच्छा उसे आगे बढ़ाती है और आवश्यकता उसे मजबूर करती है। इंसान के हर फैसले की जड़ में यही तीन चीजें होती हैं। तुम चाहे कितनी भी फिलॉसफी पढ़ लो, चाहे कितना भी ज्ञान ले लो, तुम्हारा दिमाग इन तीन मूल भावनाओं से ही चलता है। डर इंसान को झूठा बना देता है, इच्छा इंसान को लालची बना देती है, आवश्यकता इंसान को कमजोर या निर्दयी दोनों बना सकती है। और सच ये है कि कोई भी इंसान इन तीनों से मुक्त नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि महान इंसान इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं। कमजोर इंसान इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब नैतिकता और चरित्र का संघर्ष समझो। इंसान नैतिक बनना चाहता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसे खींचकर अपनी ओर ले जाती है। यही कारण है कि अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं और बुरे लोग भी कभी कभी भलाई कर देते हैं। इंसान स्थायी रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। इसलिए इतिहास हमें सिखाता है कि किसी इंसान को पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा समझना मूर्खता है। इंसान एक मिश्रण है, रोशनी और अंधेरे का मिश्रण। बस उसके अंदर किस पक्ष को ज्यादा खाना मिलेगा वही पक्ष बढ़ेगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि चरित्र कोई जन्मजात चीज नहीं है। ये सीखा जाता है अनुभव से, दर्द से, गलतियों से, समय से। जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता उसका चरित्र कभी नहीं बनता। वो हमेशा अपनी कमजोरियों का गुलाम बने रहता है। जिसने खुद को देखा, खुद को समझा, खुद की कमजोरी को स्वीकार किया, वही अपने चरित्र को मजबूत बना सकता है। इतिहास उनमें ही महानता देखता है। लेकिन सुनो, एक और गहरी सच्चाई है। इंसान का चरित्र केवल खुद के फैसलों से नहीं बनता, वो इस बात से भी बनता है कि वो दूसरों से कैसा व्यवहार करता है।
शक्ति हाथ में आने पर वो कैसा इंसान बनता है, कमजोरी आने पर वो क्या करता है, और जब उसे विकल्प दिया जाता है कि वो आसान रास्ता चुने या सही रास्ता, तो वो क्या चुनता है। यही असल चरित्र है। नैतिकता की बात करें तो इंसान नैतिक इसलिए लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने गलत किया तो सजा मिलेगी। लेकिन असली नैतिकता वही है जो इंसान तब करता है जब उसे पता हो कि उसे सजा नहीं मिलेगी। इतिहास में जितना भी जुल्म हुआ वो उन लोगों ने किया जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, और जितनी भी महानता हुई वो उन लोगों ने की जिन्हें कोई देख नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने सही किया। अब मानव व्यवहार के पैटर्न की सबसे खतरनाक बात समझो। ये पैटर्न बदलने में बहुत समय लगता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब तुम्हारे दिमाग में गहराई से छपे होते हैं। अगर तुम इनको बदलना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, खुद को उजागर करना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इंसान खुद के सामने ईमानदार नहीं होता, वो दुनिया के सामने कभी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए लेसन 5 का सार यही है। इंसान अपने चरित्र से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। इंसान नैतिकता का मुखौटा पहन सकता है लेकिन उसका व्यवहार उसे पकड़ लेता है। इंसान सारा जीवन दूसरों को धोखा दे सकता है लेकिन खुद को कभी नहीं दे सकता। अगर तुम अपने जीवन पर नियंत्रण चाहते हो तो पहले अपने पैटर्न को पहचानो। ये समझो कि तुम्हारा व्यवहार किस भावना से चल रहा है, और अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो उसकी शुरुआत अपने भीतर से करो। इतिहास बदलना मुश्किल है, दुनिया बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना संभव है। और जिसने खुद को बदलना सीख लिया उसका चरित्र दुनिया को बदल सकता है। यही लेसन 5 का असली अर्थ है। लेसन 6, धर्म, सत्ता और नियंत्रण की असली राजनीति। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान धर्म को क्यों पकड़कर बैठा रहता है? सिर्फ शांति के लिए? सिर्फ विश्वास के लिए? बिल्कुल नहीं। असली खेल इससे बहुत गहरा है। धर्म हमेशा से इंसान के दिमाग पर सत्ता चलाने का सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी समूह को काबू में रखना हो, दो चीजें सबसे पहले बनाई जाती हैं, डर और आश्चर्य। और धर्म दोनों का एक घातक मिश्रण है। डर दिखाएगा कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो सजा मिलेगी, और आश्चर्य दिखाएगा कि अगर तुमने नियमों का पालन किया तो स्वर्ग मिलेगा। इंसान के दिमाग को घुमाने का इससे आसान तरीका आज तक किसी ने नहीं निकाला। सोच कर देखो, हर सभ्यता में धर्म क्यों जन्मा? क्योंकि इंसान को अनजाने का डर था। गर्जना करती बिजली, फैलता अंधेरा, बदलते मौसम वो समझ नहीं पाता था। और जब इंसान समझ नहीं पाता तो वो किसी अदृश्य ताकत की तलाश करता है। धीरे धीरे ये खोज एक सिस्टम बन गई, और यही सिस्टम बाद में सत्ता में बैठे लोगों का हथियार भी बन गया। क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी शासक ये अच्छी तरह जानता था कि तलवार से सिर्फ शरीर नियंत्रित होता है, लेकिन धर्म से दिमाग नियंत्रित होता है। और जिसको दिमाग का कंट्रोल मिल जाए उसे सत्ता का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। अगर तुम इतिहास को खोलकर देखो तो हर बड़े साम्राज्य के पीछे धार्मिक नैरेटिव छिपा हुआ मिलेगा। मिस्र के फिरौन खुद को देवताओं का बेटा बताते थे। रोम के सम्राटों को दिव्य अधिकार दिया जाता था। मध्यकालीन राजाओं को कहा जाता था कि उनकी सत्ता ईश्वर ने दी है। लोग मानते थे क्योंकि डर था, और जहां डर हो वहां सवाल कम और मानना ज्यादा होता है। सत्ता को इससे बेहतर सुरक्षा कवच कभी नहीं मिला। धर्म का दूसरा बड़ा इस्तेमाल है समूह बनाना और तोड़ना। इंसान स्वभाव से टुकड़ों में बंटने वाला प्राणी है। धर्म इस प्रवृत्ति को मजबूत करता है। हम और वे का खेल शुरू होता है। हमारे लोग, उनकी जाति, हमारा विश्वास, उनका रिवाज। ये विभाजन सत्ता वालों के लिए सोने की खदान है, क्योंकि जब लोग आपस में बंट जाते हैं वे सत्ता को चुनौती देने के लिए एकजुट नहीं हो पाते। इतिहास के हर खून खराबे, हर दंगे, हर युद्ध में धर्म ने कहीं न कहीं आग को हवा दी है, और सत्ता ने हमेशा उस आग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब असली बात सुन, धर्म सिर्फ सत्ता के लिए उपयोगी नहीं था, वो लोगों के व्यवहार और नैतिकता को सेट करने का भी एक बड़ा जरिया था। नियम बनाए गए, पाप और पुण्य तय हुए, सही और गलत को सख्त चौखट में ढाल दिया गया। और ये सब इसलिए नहीं कि लोग अच्छे बन जाएं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ऐसे ढांचे में ढाला जाए जहां नियंत्रण आसान हो जाए। अगर तुम अच्छा बनते हो तो व्यवस्था चलती है, अगर तुम बुरा बनते हो तो वे तुम पर सजा थोप सकते हैं। यह एक परफेक्ट सिस्टम था जहां सत्ता को अपने नियम लागू करने के लिए तलवार नहीं, सिर्फ विश्वास चाहिए था। धर्म का असली खेल यह भी है कि इसे हमेशा भावनाओं के सबसे कमजोर बिंदुओं से जोड़ा जाता है। मौत, डर, भविष्य, बदला, न्याय, सुरक्षा। इंसान इन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सत्ता जानती थी कि अगर किसी व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो इसे इंसान की भावनाओं से बांध दो, और जब भावनाएं बंध जाती हैं तो इंसान लॉजिक भूल जाता है। ऐसे में सत्ता को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद को खुद ही कंट्रोल करने लगते हैं। यही कारण है कि धर्म सत्ता की सबसे किफायती रणनीति बन गया। एक बार स्थापित कर दो, फिर ये सिस्टम खुद चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच और है,
धर्म पूरी तरह बुरा नहीं है। अगर धर्म न होता तो इंसान के पास नैतिक ढांचा नहीं होता, न नियम, न व्यवस्था, न सामाजिक संतुलन। धर्म ने समाज को एक ढांचा दिया, एक पहचान दी और इंसान को जीवन की बड़ी अनिश्चितताओं में एक उम्मीद भी दी। लेकिन समस्या तब पैदा हुई जब धर्म को सत्ता ने अपनी ढाल बना लिया, जब विश्वास को हथियार में बदल दिया गया, जब आध्यात्म नहीं राजनीति खेली गई। आज भी दुनिया में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, वही पुराना खेल है, बस नया चेहरा है। सत्ता अभी भी चाहती है कि लोग भावनाओं में उलझे रहें, सवाल न पूछें, और धर्म अभी भी उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जैसे हजारों साल पहले होता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये खेल खुलेआम भी चलता है और ऑनलाइन भी। लोग पूरी जिंदगी नियमों और प्रतिबंधों में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इन नियमों का असली फायदा किसे मिल रहा है। और अब सबसे दर्दनाक सच्चाई, इंसान हमेशा से एक ऐसा प्राणी रहा है जो नियंत्रण चाहता है। सत्ता इसलिए धर्म का उपयोग करती है, लेकिन सामान्य लोग भी धर्म को अपने फायदे के लिए मोड़ देते हैं। कोई अपनी पहचान मजबूत करने के लिए, कोई दूसरों को गलत साबित करने के लिए, कोई अपने डर को ढकने के लिए। धर्म का असली चेहरा हमेशा शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि इसे चलाने वाले लोग शुद्ध नहीं थे। और इंसान जैसा है वैसा ही उसका बनाया हुआ सिस्टम भी होगा। लेकिन समझदार इंसान वो है जो धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, ज्ञान की तरह देखता है, जो यह समझता है कि धर्म का मूल उद्देश्य नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन था, शक्ति नहीं बल्कि समझ थी। अगर इंसान अपने धर्म को समझदारी से अपनाए, न कि राजनीति की तरह, तो उसका जीवन बहुत शांत हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत कम लोग ये करते हैं। बाकी लोग सिर्फ वो मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है, और वही सत्ता चाहती भी है। इतिहास हमें एक बात साफ सिखाता है, धर्म और राजनीति का रिश्ता कभी अलग नहीं हुआ है। जिसने भी लोगों के दिल और दिमाग पर पकड़ बनाई, उसने ही सत्ता संभाली। और ये खेल आगे भी चलेगा, क्योंकि इंसान की मनोविज्ञान ही ऐसी है। वो दिशा चाहता है, वो किसी बड़े उद्देश्य से खुद को जोड़ना चाहता है, और जो इस मनोविज्ञान को समझ लेता है वो भीड़ का मास्टर बन जाता है। धर्म बस एक टूल है, सत्ता बस एक फायदा है, और इंसान वो हमेशा इन दोनों के बीच फंसा रहता है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम इतिहास की आधी राजनीति समझ गए, और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो फिर भी तुम उसी खेल का हिस्सा बने रहोगे, बिना जाने कि धागे कहां से खींचे जा रहे हैं। लेसन 7, अर्थव्यवस्था, लालच और साम्राज्यों का उत्थान पतन। इतिहास का सबसे खतरनाक सच ये है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी भूख सिर्फ जरूरत तक नहीं रहती, वो इच्छा में बदल जाती है, और फिर इच्छा लालच में। और जब लालच सिस्टम के स्तर पर पहुंच जाता है तो वही अर्थव्यवस्था का इंजन बनता है। हर साम्राज्य जिसने दुनिया पर कब्जा किया, उसकी जड़ में सिर्फ दो चीजें थी, संसाधनों की भूख और विस्तार की चाह। इंसान की व्यक्तिगत लालच सिर्फ उसकी जिंदगी बदलती है, लेकिन सामूहिक लालच पूरी दुनिया का नक्शा बदल देती है। तुमने कभी सोचा है कि सभ्यताएं क्यों उभरी? सिर्फ खेती की वजह से? नहीं, असली वजह यह थी कि इंसान ने उत्पादन को बढ़ाना सीखा। अतिरिक्त अनाज आया, अतिरिक्त संसाधन आए, और वहीं से व्यापार की शुरुआत हुई। व्यापार ने धन पैदा किया और धन ने सत्ता। यही वो बिंदु था जहां अर्थव्यवस्था और राजनीति एक दूसरे के गले लग गए। जिसके पास संसाधन थे उसकी आवाज सबसे ऊंची थी, और जिसके पास धन था वो कानून तय करता था। धन सिर्फ मुद्रा नहीं है, धन नियंत्रण है, धन प्रभाव है, धन किसी भी समाज की दिशा तय करता है। इतिहास के हर साम्राज्य का उदय इसी लालच की देन था। मिस्र का साम्राज्य नील की देन था, मेसोपोटामिया व्यापार मार्गों की देन था, रोमन साम्राज्य सैन्य विस्तार और कर संग्रह की देन था, ब्रिटिश साम्राज्य समुद्र मार्गों और उपनिवेशों की लूट पर खड़ा हुआ, अमेरिका और आधुनिक महाशक्तियां तकनीक, डेटा और वैश्विक व्यापार के दम पर खड़ी हैं। अलग अलग युग, अलग अलग साधन, लेकिन बेसिक इंसानी फोर्स एक ही थी, अधिक चाहिए, हमेशा अधिक। लालच को अगर अच्छी दिशा मिले तो वो विकास बनता है, लेकिन अगर उस पर नियंत्रण न हो तो वही लालच साम्राज्य को खा भी जाता है। यही वजह है कि हर साम्राज्य सिर्फ उठता नहीं, गिरता भी है, और उसका गिरना उतना ही तेज होता है जितना उसका उठना। रोम इतने विशाल क्यों गिरा? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अपने ही वजन से टूट गई। लालच इतना बढ़ गया कि कर बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ा और सेना महंगी होती गई। जब खर्च आय से बड़ा हो जाए तो साम्राज्य सिर्फ नाम से साम्राज्य रहता है। ब्रिटिश साम्राज्य क्यों टूटा? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को आर्थिक मशीन की तरह चलाया। लेकिन जब मशीन का हर पुर्जा विरोध में खड़ा हो जाए तो शक्ति टिकती नहीं। हर उपनिवेश ने आर्थिक मॉडल को ही पलट दिया। ये लड़ाई बंदूकों से नहीं, आर्थिक दमघोटू सिस्टम के खिलाफ थी, और वही सिस्टम उन्हें ले डूबा। मॉडर्न दुनिया भी इस नियम से बाहर नहीं है। आज अर्थव्यवस्था डेटा, टेक्नोलॉजी, ऑयल और ग्लोबल मार्केट से चलती है, लेकिन मशीनी लालच पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पहले लालच जमीन पर होता था,
अब इंसान के दिमाग और ध्यान पर होता है। पहले युद्ध तलवार से होते थे, अब बाजार से। पहले साम्राज्य देश बनाते थे, अब कंपनियां साम्राज्य बनाती हैं। फर्क इतना है कि नाम बदल गया है, लेकिन खेल वही है। नियंत्रण, विस्तार और लाभ, ये तीन शब्द हर अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। अर्थव्यवस्था का एक घिनौना सच ये भी है कि वो हमेशा नीचे वालों से ऊपर वालों की तरफ बहती है। अमीर और अमीर बनते हैं, गरीब और गरीब। ये आकस्मिक नहीं है, यही इतिहास का पैटर्न है। जिसके पास संसाधन है वही खेल के नियम बनाता है, और जब नियम तुम्हारे अनुसार हो तो हार किसकी होती है? उसी की जो नियम मान रहा है, बना नहीं रहा। हर साम्राज्य में एक समय आता है जब उसका लालच उसकी क्षमता से बड़ा हो जाता है। यही पतन का आरंभ होता है। वही कहानी आज की दुनिया में भी दिख रही है। महाशक्तियां कर्ज पर चल रही हैं, निगम लोग खरीद रहे हैं, सरकारें नहीं। पैसा पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन स्थिरता कहीं नहीं। एक झटका बाजार को गिरा देता है, एक गलत नीति पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देती है। यही वो समय होता है जब इतिहास खुद को दोहराता है। उठान, विस्तार, भ्रष्टाचार, ज्यादा खर्च, असंतुलन और पतन। लोग सोचते हैं कि साम्राज्य युद्ध से गिरते हैं। सच ये है कि साम्राज्य अंदर से सड़ते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पहले मरती है, सेना बाद में। बाजार पहले हिलता है, झंडा बाद में गिरता है। इतिहास एक ही बात बार बार कह रहा है, लालच का कोई अंत नहीं और किसी भी संरचना की सहनशक्ति की सीमा होती है। जब लालच उस सीमा को तोड़ देता है तो साम्राज्य का ताला खुद ही खुल जाता है और पतन शुरू हो जाता है। अब ये मत समझ लेना कि अर्थव्यवस्था सिर्फ साहसी और लालची लोगों का खेल है। असली खिलाड़ी वे हैं जो पैटर्न समझते हैं, जो जानते हैं कि इतिहास किस दिशा में बह रहा है, जो ये पहचान लेते हैं कि कब बाजार बन रहा है और कब फटने वाला है। साम्राज्य हमेशा खुद को अजेय समझते हैं, लेकिन जागरूक इंसान जानता है कि कोई भी संरचना हमेशा नहीं टिकती। हर चीज अस्थायी है, हर शक्ति सीमित है और हर उभरती हुई ताकत किसी दिन गिरती है। अगर यह पैटर्न तुम समझ गए तो तुम सिर्फ इतिहास नहीं समझते, बल्कि भविष्य भी पढ़ लेते हो। क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। ये मनुष्य की इच्छाओं, डर, महत्वाकांक्षा और लालच का खेल है। और मनुष्य जैसे बदलेगा, अर्थव्यवस्था भी वैसी ही बदल जाएगी। लेसन 8, प्रगति का भ्रम, युद्ध का सच और मानव भविष्य का फैसला। हर इंसान खुद को ये समझाता रहता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, सिस्टम विकसित हो रहा है। यह सब देखकर हमें लगता है कि मानवता सच में प्रगति कर रही है। लेकिन इतिहास की गहराई में जाके देखो तो पता चलता है कि ये प्रगति अक्सर सिर्फ एक सुंदर भ्रम है। असली दुनिया अभी भी वही है। सत्ता, लालच, संघर्ष, युद्ध और नियंत्रण। बाहर सब नया दिखता है, लेकिन भीतर सब पुराना चलता है। हम मशीनें बदल लेते हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदलते। हम शहर बदल लेते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलते। हम तकनीक को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसान के दिल की आदतें वही रहती हैं। यही कारण है कि हजारों वर्ष पहले जो गलतियां सभ्यताएं कर रही थीं, वे आज भी कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हथियार बड़े हो गए हैं, खेल जटिल हो गया है और धोखे की परतें मोटी हो गई हैं। प्रगति का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं इंसान अब पहले से ज्यादा समझदार, शांत और विकसित हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा होता तो युद्ध खत्म हो चुका होता, संघर्ष खत्म हो चुके होते, लालच मानव व्यवहार से मिट चुका होता। लेकिन सच ये है कि आज भी दुनिया के हर बड़े देश के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों और युद्ध की तैयारी पर खर्च होता है। इसका मतलब साफ है, प्रगति सिर्फ बाहर हुई है, अंदर नहीं। इंसान आज भी वही है, बस उसका हथियार अब तलवार की जगह मिसाइल बन गया है। युद्ध का सच हमेशा से यही रहा है कि इसे कभी जनता ने शुरू नहीं किया, इसे सत्ता ने शुरू किया। जनता को हमेशा शांति चाहिए होती है, सत्ता को विस्तार चाहिए होता है। जनता को रोटी चाहिए होती है, सत्ता को संसाधन चाहिए होते हैं। जनता अपने परिवार के लिए जीना चाहती है, सत्ता अपने साम्राज्य के लिए लड़ना चाहती है। यही कारण है कि दुनिया में हर बड़े युद्ध के पीछे कोई न कोई सत्ता का खेल जरूर मिला। चाहे वो जमीन का लालच हो, संसाधनों की भूख हो, प्रतिष्ठा का सवाल हो या नियंत्रण का मोह हो। और सबसे खतरनाक सच ये है कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं होते। अब युद्ध अर्थव्यवस्था से होते हैं, तकनीक से होते हैं, इंटरनेट से होते हैं, गलत सूचनाओं से होते हैं, प्रोपेगेंडा से होते हैं। लोग सोचते हैं कि युद्ध बंदूकें चलने पर शुरू होता है, लेकिन असली युद्ध बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब दिमागों को धीरे धीरे एक दिशा में धकेला जाता है, जब नफरत बोई जाती है, जब समूहों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जब सच्चाई को छुपाया जाता है और झूठ को चमकाकर दिखाया जाता है। इतिहास का दुखद सच ये भी है कि युद्ध कभी जीते नहीं जाते, सिर्फ खत्म होते हैं। और जो जीवित बचते हैं वही असली हार झेलते हैं। युद्ध कभी इंसानियत को मजबूत नहीं बनाता, वो सिर्फ ये बताता है
कि इंसान अभी भी अपनी सबसे नीची प्रवृत्तियों का गुलाम है, और जब तक ये प्रवृत्ति खत्म नहीं होती तब तक भविष्य हमेशा खतरे में ही रहेगा। अब बात आती है मानव भविष्य की। क्या हम सच में आगे बढ़ेंगे, या हम उसी चक्र में घूमते रहेंगे जिसमें हजारों वर्ष घूमते आए हैं? अगर इंसान प्रगति को सिर्फ तकनीक समझेगा तो उसका भविष्य अंधकार में ही जाएगा, क्योंकि तकनीक इंसान को ताकत देती है लेकिन उसके चरित्र को नहीं बदलती। अगर लालच बढ़ा तो तकनीक विनाश बन जाती है, अगर नियंत्रण बढ़ा तो तकनीक गुलामी बन जाती है, और अगर सत्ता गलत हाथों में पहुंची तो तकनीक दुनिया को मिटाने में कुछ मिनट भी नहीं लगाएगी। भविष्य का फैसला इस बात से नहीं होगा कि हम कितनी ऊंची इमारतें बनाते हैं, बल्कि इससे होगा कि हम कितनी नीची इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि हमारे पास कितनी मशीनें हैं, बल्कि इससे होगा कि हम अपनी मानसिकता को कितना बदलते हैं। भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि हम कितना आगे बढ़ते हैं, बल्कि इससे होगा कि हम कौन सी गलतियां दोहराना बंद करते हैं। अगर इंसान इतिहास से नहीं सीखेगा तो इतिहास उसे फिर से सिखाएगा, और ये सिखाना हमेशा तकलीफ देता है। ये दुखद है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखने में बेहद धीमा है, लेकिन पूरी उम्मीद भी खत्म नहीं हुई। अगर जागरूक लोग बढ़ेंगे, अगर सच को समझने वाले बढ़ेंगे, अगर सोचने वाले दिमाग बढ़ेंगे, तभी मानवता सच में आगे बढ़ पाएगी। और अगर तुम ये सब सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से हो जो सोचते हैं, जो सवाल करते हैं, जो समझना चाहते हैं। यही लोग दुनिया बदलते हैं, बाकी लोग सिर्फ भीड़ होते हैं। अब आखिरी बात सीधे तौर पर, अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक सच में कुछ सिखा रही है तो फिर सुनकर चुप मत बैठना। लाइक कर दो ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक जाए, शेयर कर दो ताकि किसी और की भी सोच खुल सके। और अगर तुम्हारे अंदर सच में ग्रोथ की भूख है, सीखने की आग है और सच्चाई को जानने का हौसला है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। इसमें तुम्हारा 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमारा काम आगे बढ़ेगा और तुम्हारी सीखने की यात्रा भी और मजबूत होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी।